वेलकम बैक। एक बार सम्मान वापस लेकर आइए जरा। 10% का लोअर फ्रीज लग चुका है इसमें। ये देखिए स्टॉक जो हम बात कर रहे थे, आपने सबसे पहले खबर सुनी होगी सीएनबीसी आवाज़ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा रुख अपनाया उसके बाद जिस तरीके का वो मूव था। हालांकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो केस था उस समय कंपनी का नाम इंडियाबुल्स हाउसिंग था, उसके बाद डील हुई है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा ये एक डिफ्रेंशिएटर है। लेकिन फिर भी जो भी है 10% के करीब आप देखिए लोअर सर्किट यहाँ पर इस समय स्टॉक में लगता हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। हर्षा जी, मार्केट में एक काफ़ी क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अब तक हमारी तकलीफ थी कि हम ग्लोबल मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऑफ लेट एक सेंस तो बन रही है कि हम गिर नहीं रहे हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में इतना प्रेशर है। आपके हिसाब से क्या यहाँ से अब मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली देखिए, मार्केट का जो अंडरटोन है वो बुलिश बोल सकते हैं। नतीजे जो दूसरे तिमाही के आए वो कुछ खास नहीं रहे। ग्लोबली मार्केट्स एक तरफ से गिरावट की दौर पे चल रहे हैं। यूएस इंडिया ट्रेड डील का भी कोई ऐसे रेजोल्यूशन का क्लैरिटी नहीं है। ये सब इश्यूज के बावजूद जो इंडियन मार्केट्स अभी तक जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो स्ट्रेंथ दिखाया है, तो उससे लगता तो है कि एक तरफ से अंडरलाइंग मोमेंटम बदल चुका है और थोड़ा बुलिश मोमेंटम वापस मार्केट में आया है। इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जाके यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप एक तरफ से नॉर्मलाइज होना जरूरी है, और टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही उम्मीद है। और दूसरी बात है, यहाँ से लेके सीक्वेंशियली हमें लगता है कि जो नतीजे आएंगे वहां पे एक तरफ से अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी जो रहेगा वो बेहतर रहेगा। वो भी एक तरफ से फैक्टर इन शायद मार्केट में हो रहा है। तो हमें लगता है कि शायद बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आने से मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। ओके, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। हर्षा जी, बैंकों में शानदार तेजी है और खासतौर से पीएसयू बैंक्स और टीयर 2 बैंक्स ने लीड किया है इस मूव को ऊपर। ये क्या सिग्नल कर रहा है? एकदम से जिस तरीके का हमने मोमेंटम देखा बैंक निफ्टी में और बैंकिंग शेयरों में, और बहुत लोगों का मानना है कि अभी भी बैंक शायद अंडर वैल्यूड है। आपका क्या व्यू होगा? बिल्कुल अनुज, अगर आप देखेंगे पिछले एक साल से काफी सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग कोटक म्यूचुअल फंड का यही व्यू था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है। वो जरूर 2025 कैलेंडर ईयर में अभी तक भी आउट परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जैसे मार्केट्स फ्लैटिश रहे उससे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी हमें लगता है कि बहुत सारे जो नेगेटिव्स हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए वो शायद हमारे पीछे रह चुके हैं। जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो कंप्रेशन था वो मोरलेस प्ले आउट हो चुका है। ग्रोथ के ऊपर एक तरफ से क्वेश्चन मार्क था, वो भी शायद यहाँ से बेहतर होना चाहिए। और एसेट क्वालिटी का तो ऐसे कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कोई भी बैंक में, कोई भी रीजन में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इस वैल्यूएशन से भी यहाँ से भी आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में आ सकता है। और जब आप पीएसयू बैंक्स को देखेंगे तो वो जरूर उनके वैल्यूएशंस प्राइवेट बैंक से भी बहुत कम है। और पहले ये हुआ करता था कि जहाँ पे एसेट क्वालिटी इश्यूज आते थे तो पीएसयू बैंक्स एक तरफ और प्राइवेट बैंक्स एक तरफ। आज के दिन में पूरे सिस्टम में कोई एसेट क्वालिटी का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे री रेटिंग का एक अच्छा मौका भी बन रहा है। ओके, री रेटिंग का मौका दिख रहा है आपको पीएसयू बैंक में। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अब बैंक्स और स्पेशली पीएसयू बैंक्स को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन एक और सेक्टर जिसने आज सबको सरप्राइज किया, इनफैक्ट अच्छी तेजी दिखाई, आईटी की बात कर रही हूँ। 3% इंडेक्स अप। आईटी जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों से टूटा था, लेकिन इसके बाद एक एक करके खबरें H1B वीज़ा को लेकर, चाहे ट्रेड डील को लेकर कदम बढ़ाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख। अब क्या आईटी के लिए समतल जमीन ढूंढना सही रहेगा? आपका व्यू क्या बन रहा है फिलहाल आईटी को लेकर? देखिए, आईटी सेक्टर पे हमारा व्यू अभी भी इतना कुछ खास बदला नहीं है। हमें अभी भी लगता है कि शायद जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वहां पे शायद ज्यादा पैसा बनाने का मौका रहेगा अगले साल भी। जरूर ये हुआ है जहाँ पे एक तरफ से काफी सारे जो निवेशक थे जो ग्लोबली निवेश करते थे, उनका ये व्यू था कि एआई सबसे आगे रहेगा और उसके
सामने जो शॉर्ट करते थे वो शायद पुराने जमाने के जो आईटी सर्विसेज, जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी, ऐसे कंपनीज में हो शायद हुआ है। और जैसे एआई ट्रेड यूएस में एक तरफ से अनवाइंड हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे वो भी अनवाइंड हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिजनेस मोमेंटम देखते हैं, वहां पे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी भी हमें लगता है कि आईटी सेक्टर से बेहतर रहेगा कुछ और डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स, जहाँ पे ग्रोथ भी बेहतर रहेगा और शायद वहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी इतना कुछ वोलेटाइल नहीं रहेगा। तो ऐसा कौन सा सेक्टर जो लगता है आपको जहाँ पे न्यूज़ फ्लो नहीं है और ग्रोथ बेहतर रह सकती है, रिजल्ट सीजन कंप्लीट हो गए, कहाँ पे फुल फ्लेज रिकवरी और साथ ही अब अपकमिंग क्वार्टर्स में आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? श्रेया जी, देखिए, हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का तो बात किया है अभी। उसके अलावा काफी सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में हमें लगता है कि जो भी पिछले एक साल में जो भी पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, तो उसका एक पॉजिटिव असर रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसा नहीं कि एक वन टाइम बेनिफिट है, ये एक तरफ से स्ट्रक्चरल बेनिफिट बोल सकते हैं। सबसे पहले हुआ आपका इनकम टैक्स कटौती, जहाँ पे 12 लाख का जो स्लैब था वहां पे इनकम टैक्स का रियायती मिला। उसके बाद हमने देखा है कि काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने विमेन पॉपुलेशन को एक ना एक तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं। एक तरफ से मंथली वेलफेयर स्कीम चल रहा है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे रहेगा। और सबसे बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने देखा है, जो जीएसटी रेट्स का रीजिग जो हुआ है, तो करीब करीब 8 से 10% का गिरावट हमको काफी सारे डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स में देखने को मिला है प्राइसिंग में। तो हमें लगता है कि ये सब स्ट्रक्चरल पॉजिटिव्स है कंजम्पशन के लिए। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंक्लूडिंग आपके ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सभी क्षेत्रों में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। ओके हर्षा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़, आज आपने एक केमिकल्स पर एक ETF लॉन्च किया, क्योंकि केमिकल्स में काफ़ी पेनफुल मूव्स रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये शायद एक सही मौका है इस समय स्टॉक्स में एंट्री करने का? बिल्कुल। हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, हमारा व्यू केमिकल सेक्टर पे एक पॉजिटिव रहा है, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स पे। और हमें लगता है कि यहाँ पे काफी कुछ वैल्यूएशंस में डिस्काउंट हो चुके हैं, जो एक तरफ से खराब दौर चला था, जहाँ पे इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग का और प्राइसिंग प्रेशर ये सब का। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो बॉटम आउट होते नजर आ रहा है। और यहाँ से अगर आपको सेक्टर एक थीमेटिक वे में प्ले करना है, तो एक पैसिव फंड सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव फंड चलाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर किसी को एक थेमेटिक वे से केमिकल सेक्टर को प्ले करना है अगले कुछ 3-5 साल के लिए, तो शायद वैल्यूएशन के हिसाब से और जो ग्रोथ में जो ऊपर नीचे हुआ है उसको एक स्टेबिलिटी आ रहा है, वो भी देखते हुए हमें लगता है कि टाइमिंग वाइज शायद ठीक रहेगा। तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। ओके, केमिकल स्पेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं हर्षा जी आप। अच्छा, एनर्जी स्पेस में क्या कुछ यहाँ पे आप खरीद रहे हैं या फिर एक्सपोजर बढ़ाया हुआ आपने? ऑयल एंड गैस, साथ ही रिफाइनरीज, कहाँ पे आप बुलिश हैं ज़्यादा? देखिए, हम डाउनस्ट्रीम जो ऑयल एंड गैस है वहां पे ज्यादातर बुलिश है। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमारा व्यू पॉजिटिव है, और मोस्ट जो हमारे पोर्टफोलियोज है सभी में एक तरफ से ओवरवेट पोजीशन बना के चल रहे हैं। हमें लगता है कि इतने सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बाद और ट्रेड का एक उतार चढ़ाव के बाद भी अगर आप देखते हैं तो क्रूड ऑयल उधर का उधर ही है, करीब करीब 60 और 65 के रेंज में ब्रेंट का जो भाव है। तो हमें लगता है कि जैसे थोड़े बहुत और जियोपॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व होंगे, तो ये जरूर और नीचे के लेवल पे आना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो ये बहुत ही एक अच्छा सा रेंज बना हुआ है, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, रिफाइनिंग कंपनीज के लिए एक तरफ से पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि वहां पे अभी भी आउट परफॉर्मेंस का काफी कुछ बाकी है। ओके, आउट परफॉर्मेंस बाकी। एक और स्पेस हर्षा जी जिसने पूरा, अगर मैं
अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँगी कि 2025 का एकदम अट्रैक्टिव सेंटर रहा है कैपिटल स्पेस। शानदार 2025 साल रहा कैपिटल मार्केट स्पेसेस के लिए। बीएससी और हालिया लिस्टिंग ग्रो भी देखिए, हालांकि आज काफ़ी चला था तो 10% का लोअर सर्किट भी लगा है। कैपिटल मार्केट एज ए स्पेस आप अभी कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पर कौन से स्टॉक्स प्रिफर्ड स्टॉक्स होंगे आपके? जी देखिए, स्टॉक्स के बारे में तो मैं बात कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जरूर हमारा व्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कोई नेगेटिव नहीं है, और हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा ही ग्रोथ आना चाहिए। जरूर वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं इस सेक्टर में, इस सब सेगमेंट में, और इसलिए थोड़ा बहुत सेलेक्टिव तरीके से यहाँ पे निवेश करना बेहतर रहेगा। और हमारे पोर्टफोलियोज में भी हम एक तरफ से सेलेक्टिव वे में कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज को हम प्ले कर रहे हैं। ओके, कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत शुक्रिया हर्षद जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं आप। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए इतने अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी करीब अब 140 अंक ऊपर, बैंक निफ्टी 212 अंक ऊपर। कैसी लग रही है क्लोजिंग, और क्या स्ट्रैटेजी होगी? जो लॉन्ग है क्या वो कैरी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप बताइए कैसी लग रही है क्लोजिंग श्रेया? इससे अच्छी क्लोजिंग क्या हो सकती है? कैरी करनी है लॉन्ग पोजीशन। देखिए, हम जब इतने खराब ग्लोबल की उसमें नहीं गिरे तो अब तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी आ जाए। ना भी आए तो भी एक चीज़ क्लियर होगी, अनलेस ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स करेगा, हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। आई थिंक ये चीज़ एक बहुत क्लियर है यहाँ पर जिस तरीके से बन रहा है। और भारतीय मार्केट काफ़ी मजबूत है इस समय रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, और एक बार 26,100 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। 26,104 का हमारा हाई था, एक बार वो क्रॉस हो गया तो बड़ी कवरिंग आएगी। और बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लग रहा है कि 59,500 और 60,000 के टारगेट खुले हैं। शायद कुछ बड़ा हो रहा है इस समय बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मूव्स आ रहे हैं, और ये मेरा व्यू है। और इससे से रिलेटेड एक स्टोरी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की है। लक्ष्मण जी बताइए क्या बड़ी खबर इस समय? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार का अगला फोकस बैंकिंग रिफॉर्म पर हो सकता है, और बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के जमीनी स्तर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक के बीच भी चर्चा हो रही है। और अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। और उस बैठक में 2-3 चीजें जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है उस पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा कि बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों में खासतौर से कैपिटल कैसे मुहैया कराया जाए, सरकार ना दे कैपिटल, अपने स्तर पर बैंक कैपिटल कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की जो सीमा है, एफडीआई की सीमा जो 20% है, उसे बढ़ाया जाए। उसे बढ़ाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर सरकार यहाँ पर विचार कर सकती है। और ये जो विकल्प हो सकते हैं वो है कि एफडीआई की सीमा 20% से बढ़ा के 49% तक कर दिया जाए। 49% तक करने में कोई बहुत संवेदनशीलता नहीं आती है। एक विकल्प है ये, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। दूसरा कि 2 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए, इस बात पर लगातार वित्त मंत्री ने जोर दिया है, और मुझे लगता है कि इस पर अब तेजी से काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के आपको याद होगा 2020-21 बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी अब सरकार फिर से हलचल बढ़ाएगी। अब उन 2 सरकारी बैंकों की पहचान की जा सकती है, निजीकरण की तरफ सरकार आगे बढ़ सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है अगले कुछ महीनों तक, और इसका ठोस संकेत आपको बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दे सकती हैं। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन क्या वही जो नाम पहले आइडेंटिफाई किए थे वही नाम होंगे या कोई और फ्रेश नाम होंगे यहाँ पर? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको याद होगा जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था उसके बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने सारे लोगों से बातचीत किया था, बातचीत करके 2 नामों को आइडेंटिफाई किया था। उसका फिर उसकी समीक्षा की गई तो 2 से 3 नाम उस वक्त निकल कर जो सामने आए थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, कई बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक का भी नाम आया था, लेकिन उस पर से किसी पर भी अंतिम मंजूरी नहीं मिली थी। तो अब जब ये नए सिरे से इस पर बातचीत की जाएगी तो मुझे लगता है कि नए सिरे से नामों का चयन किया जाएगा और फिर यह तय किया जाएगा किन किन बैंकों का निजीकरण किया जाना है। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये एक और बड़ी स्टोरी सीएनबीसी आवाज़ पर इस समय पीएसयू बैंक्स एक बार लेकर आइए जरा। पीएसयू बैंक्स में अच्छा मोमेंटम है। मानस जी, अगर कैरी करना हो कोई पीएसयू बैंक यहाँ पर तो कौन सा होगा?
देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी पे मैंने दोनों पे रिकमेंडेशन दिया। मेरे ख्याल से दोनों बहुत बेहतर हैं क्योंकि दोनों स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक को कैरी किया जा सकता है। अगर इन दोनों में एक ही स्टॉक को ही पिक करना हो, एज ए बीटीएसटी भी अगर पिक करना हो, तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करें 290 के स्टॉप लॉस से 300 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बीटीएसटी भी ले सकते हैं। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी की शुरुआत ही कर लेते हैं। चंदन जी बताइए, बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिए कौन सा स्टॉक आपने सुझाया है? बिल्कुल बीटीएसटी ट्रेड ही रहेगा। और देखिए, हम यहाँ पे काफी स्टॉक्स की तो बात कर चुके हैं, चाहे भारत फोर्ज हो या पीएसयू बैंक्स की तरफ हम नजर करें या फिर दूसरे काउंटर हो। और यहाँ पे मैं अब फोकस करना चाहूंगा मदरसन संवर्धन पे। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। सेटअप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और हल्का सा फॉलोअप एक वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में बड़ा ब्रेकआउट दे देगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह 110 के सपोर्ट से 116 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, संवर्धन मदरसन, ये हो गई चंदन जी की पिक। गाबा सर, आपने क्या कैरी करने का सोचा है कल के लिए? वही स्टॉक जो सुबह मैंने दिया था, आई थिंक क्विक सिंगल्स में परसिस्टेंट, उसका टारगेट भी अचीव हो गया। लेकिन जब टारगेट अचीव हुआ तो लगता है सेटअप के हिसाब से अब तो एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। उस समय थोड़ा एग्रेसिव कॉल था। अब ट्रेड कर रहा है 6319 पर परसिस्टेंट सिस्टम। स्टॉप लगाना चाहिए 6290, ज्यादा नहीं है। लेकिन अब लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 6500 के होना चाहिए। 6400 6500 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। यस, परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम गाबा से की पिक हो गई। आशीष कयाल जी, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, अरविंद लिमिटेड यहाँ पर बहुत समय के बाद में एक अच्छा हलचल होता हुआ नजर आया स्टॉक के अंदर। गैप अप हुआ था और वहीं पे ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकआउट के कगार पर है। तो अरविंद लिमिटेड पे लॉन्ग की पोजीशन खरीद की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 340 का और टारगेट है 375 का। ओके, चलिए, तो ये हो गई आशीष जी की पिक। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? तो देखिए, आईटी स्पेस पे ध्यान है। कोफोर्ज के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकआउट, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है कोफोर्ज में, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो रहेंगे 1834 के और टारगेट रहेंगे 1900 के। ओके, कोफोर्ज ये हो गई। अब मानस जी की पिक। राजेश सातपुते जी, आप क्या कैरी करेंगे? श्रेया, आईटी पे ही ध्यान होगा। साइंट, मुझे लगता है साइंट पे यहाँ पे एक मोमेंटम लेना चाहिए, बेट लेना चाहिए। दिन के हाईएस्ट लेवल पे ये क्लोज हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। 1155 चल रहा है, 1135 का स्टॉप लॉस रखे और स्विंग का टारगेट करीबन 1180 से 1200 का होना चाहिए साइंट। ओके, चलिए, तो ये साइंट पर इस समय आपकी नज़र रहेगी। यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है विप्रो। ये काउंटर है जहां काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। एफआईज आज आईटी शेयर्स भी खरीद रहे हैं। डीलर्स के मुताबिक यहाँ 250 रुपये के शुरुआती टारगेट्स के लिए बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और पीएसयू बैंकिंग पैक में से बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छे बाइंग फ्लोज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बाइंग है उसके कारण शायद 295 से 300 तक के टारगेट्स नवंबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया आप यतिन। गौरांग जी, पीएसयू बैंक्स, अभी भी एक फ्रेश स्टोरी लक्ष्मण जी ने ब्रेक की। एसबीआई तो खैर ऑब्वियसली एक नो ब्रेनर रहता ही है हमेशा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक और पीएसयू बैंक आपकी चॉइस हो तो वो कौन सी होगी? तो अनुज भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही एक मझौली सरकारी बैंक ने अपने जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया था, वो है इंडियन बैंक। ऐसे तो बाकी अन्य 4-5 सरकारी बैंक है खरीदारी की सूची में, लेकिन अगर आप इंडियन बैंक के नतीजों पर भी गौर करें तो मेरे ख्याल से बाकी अन्य बैंकों की तुलना में काफी लंबे समय से इंडियन बैंक के नतीजे सकारात्मक आए हैं। ओके, इंडियन बैंक, एसबीआई के अलावा ये पीएसयू बैंक्स में अच्छा लग रहा है। शानदार रैली पीएसयू बैंक्स और आईटी स्पेस में। और विप्रो, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ में डीलर्स की तरफ से यहाँ पर बीटीएसटी कॉल भी आई, तो शानदार इन दोनों ही इंडेक्स ने आज परफॉर्म किया। डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी में सभी आईटी स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, मैक्स हेल्थ केयर ने आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके अलावा एफएमसीजी पैक से अगर आप देखें तो एचयूएल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से टाइटन। सुबह बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पे इसकी चर्चा भी हुई थी, शानदार रैली। और ऑटो स्पेस में ऑटो एंसिलरीज और कुछ टू व्हीलर्स काउंटर्स ने अच्छा किया। एक बार विप्रो रखिए, डीलर्स भी इस पे बेट लगा रहे हैं। विप्रो का चार्ट चेक लिया नहीं राजेश सातपुते जी आपने?